हमारा जो डिस्कशन होगा वो 1627 से लेकर 1680 तक का डिस्कशन होगा। और 1627 से 1680 तक से प्रश्न भर भर के एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे कि एनी एसएससी या एनी कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो उनमें पूछा जाता है। तो ऐतिहासिक रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि इतना जो प्रश्न होता है छत्रपति शिवाजी से जो जुड़े प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे और बारी बारी से अब हर एक टॉपिक पर लगातार वीडियो बनती रहेगी। हर एक सप्ताह में एक वीडियो, कम से कम 1 से 2 वीडियो तैयार होता रहेगा। तो हम उन चीज़ों को कंफर्म करते चलेंगे जो चीज़ हमारे माइंड से उतर गए हैं या पहले से सुने हुए हैं, हमारा क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी एनी एग्ज़ाम के लिए आपको ये सारी चीज़ हमेशा रिवाइज होना चाहिए। इसके लेकर के आपको जो चीज़ छूट गया है या जो चीज़ नहीं जाने हैं उस सब चीज़ों को जानना है। तो चलिए हम आज चलते हैं छत्रपति शिवाजी। सबसे पहले उस डेट का याद करते हैं 1627। 1627 को ही इस छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। और इनका जगह पूछा जाता है कि कहाँ पर जन्म हुआ था, तो शिवनेरी का किला था। शिवनेरी, याद रखिएगा, शिवनेरी का किला में इनका जन्म हुआ था। और इसी शिवनेरी के किला में इनका नाम शिवाजी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक शिवनेरी नाम की कोई देवी थी, उसी के नाम पर शिवाजी का नाम पड़ा था। आइए इनके परिवार से जुड़े कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उनको जानते हैं। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। ये भोसले वंश से थे, इसीलिए शाहजी भोसले इनको कहा जाता है। और जीजाबाई जो है ना, इनकी माता का नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि शिवाजी जी के माता का क्या नाम है, तो शिवाजी के माता का नाम आपका है जीजाबाई। ठीक है। आगे चल करके जब ये बड़े हुए जन्म के बाद, तो इनके एक संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति उभरे जिनका नाम है दादाजी कोंडदेव। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि शिवाजी के संरक्षक के रूप में कौन थे, तो शिवाजी के संरक्षक या संरक्षक गुरु कह सकते हैं के रूप में आपका दादाजी कोंडदेव थे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हैं आपका उनकी पत्नी, जो पहली शादी उनका हुआ था, पहली पत्नी उनकी है जिसका नाम है साईबाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये साईबाई हैं जो इनकी पहली पत्नी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि 1640 में इनका पहला शादी हुआ था। हालांकि इनके 7 पत्नियां हैं, बट कुछ पत्नियां जो चर्चित हैं उनका नाम आपको याद रखना है। 1640 में इनका पहला शादी होता है और इनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये शाहजी भोसले हैं जो उनके पिताजी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ये उनकी माता है, माता का नाम जीजाबाई, जो कि अभी हम बता दिए हैं। ये जीजाबाई हैं जो इनसे जो है ना पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में कि शिवाजी के माताजी का क्या नाम था, और माताजी का ही असर रहा है जो इतने वीर पुत्र जो है ना उनका जन्म हुआ, क्योंकि माताजी इनके काफ़ी करियल स्वभाव के थे और इसी का जो असर हुआ जो शिवाजी पर पड़ा था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं, ये है दादाजी कोंडदेव जो उनके संरक्षक गुरु थे। आपको ध्यान रखना है कि दादाजी कोंडदेव जो है इनके संरक्षक गुरु थे। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इनका दूसरा गुरु हैं और दूसरे गुरु के रूप में भी पूछे जाते हैं भर भर के प्रश्न। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो दूसरा गुरु, इनका नाम है रामदास नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रामदास जी हैं ये, और ये इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तो पूछा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु कौन है, संरक्षक गुरु कौन है, तो ऐसे इस परिस्थिति में आपको इन सारी बातों को याद रखना है। आइए हम मैंने आपको इनकी पूरी परिवार की कथाएं जो हैं बता दी हैं, लगभग इनके बारे में परिचय करा दिया है। और परिचय से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न जो भी होंगे यहीं से आएंगे। हम आपको अब इनके अभियान की चर्चा करते हैं, जो कि इनका फर्स्ट जो अभियान होता है वो शुरू होता है 1643 में। 1643 में इनका पहला अभियान शुरू होता है और 1643 में सिंहगढ़ का किला ये जीत लेते हैं। सिंहगढ़ का किला। मैं उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देना ओवरव्यू बता देना चाहूँगा
कि इनकी आखिर उत्पत्ति, शिवाजी के कहीं ना कहीं उत्पत्ति होने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसके कारण ये एक छत्रपति के रूप में उभरे। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, उन बैकग्राउंड को समझते हैं। ये है आपका इंडिया का लगभग लोकेशन। इस लोकेशन में यहाँ पे है महाराष्ट्र, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे दिल्ली साइड में मुग़ल साम्राज्य उस समय चल रहे थे। 1600 की बात मैं कर रहा हूँ, मुग़ल साम्राज्य वहाँ पे चल रहे थे। 1627 में जब इनका जन्म हुआ है, तो इस समय यहाँ पे जो है, यहाँ पे काफ़ी जो औरंगजेब का शासन चल रहा था, ये औरंगजेब हिंदू विरोधी नीति चला रहे थे। अब ऐसे परिस्थिति में जब किसी का विरोध होता है तो विरोध में कुछ न कुछ उत्पन्न होते हैं। इसी के लेकर के, हिंदुत्व के लेकर के यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का जब जन्म होता है तो एक हिंदुत्ववादी के रूप में ये छत्रपति शिवाजी उभरते हैं और हिंदू के नेता के रूप में उभरते हैं। वहीं पे यहाँ चल रहा होता है यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक जो है ना, आदिल शाही शासन चल रहे थे यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके विरुद्ध पहला अभियान जो चलाया गया था सिंहगढ़ का किला, इसी के विरुद्ध, जो आदिल शाह के विरुद्ध है, ये शिवाजी ने चालू किया और पहली बार इसने सिंहगढ़ का किला 1643 में जीत लेता है। फिर उसके बाद दूसरा जब उनका अभियान होता है, ये पुरंदर का अभियान होता है। ठीक है, पुरंदर का अभियान में भी 1654 में पुरंदर का अभियान होता है और 1654 में भी ये जीत हासिल कर लेता है। पुरंदर के अभियान में भी इनका जीत हासिल कर लेता है। ये देखिए, ये सिंहगढ़ का किला है जिसको जीत लिया गया किनके द्वारा, 1600 मैंने अभी 43 में बताया। पुरंदर जो सिंहगढ़ का किला है शिवाजी के द्वारा जीत लिया गया, पहला अभियान है। और फिर उसके बाद 1654 आता है। 1654 में ये पुरंदर का किला भी वो जीत लेता है। ये रहा आपका पुरंदर का किला, इस किला को भी वो अपने बस में कर लेता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई इन किलाओं को जीत करके उसने अपने परचम को लहराना शुरू कर दिया। कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में। और यही कारण है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब अपना अधिकतर जीवन कहाँ बिताए, तो इनका जो प्रतिद्वंदी हो गया शिवाजी, जिसके कारण इनको दक्षिण भारत में ही अधिकतर समय बिताने पड़े थे। क्योंकि जब प्रतिद्वंदी करा हो तो वहाँ पे उनको पूरा वर्चस्व लेकर के खड़ा होना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में शिवाजी ने एक बहुत बड़ा चुनौती पेश किया औरंगजेब के सामने, और इसके कारण अधिकतर समय जो है ना औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बिताए थे। तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा करी है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद 1600 मैं बता दूं कि 1659 में अफजल खां नाम का व्यक्ति, जो मैं अभी बताया हूँ कि ये रहा आपका इंडिया का लोकेशन, यहाँ पे था यूसुफ आदिल शाही, बीजापुर शासक था, बीजापुर का शासक था यहाँ पे आदिल शाह। तो उनके जो सूबेदार थे अफजल खां, ये अफजल खां के मतलब पूरा प्लानिंग था कि किसी तरीके से शिवाजी को बढ़ती हुई जो ताकत है उनको कम करके उनको मार दिया जाए, जिससे कि जो शिवाजी का जो राज्य है वो ख़त्म हो जाए। तो प्लानिंग कर लिया था शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां ने, और चुपके चोरी से जब आया था तब शिवाजी चारों तरफ से अपना पूरा सेफ्टी लेकर आया था, ऐसा चीज़ पहन कर आया था जिससे उसको मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और जैसे ही अफजल खां उस पर हत्या करने का प्रयास किया तो अफजल खां को वहाँ पे मार दिया। तो ये कब मारा था अफजल खां को, तो 1659 में इसने अफजल खां की हत्या कर दी। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई अफजल खां का भी हत्या हो गया। उसके बाद औरंगजेब जो है ना अपने मामा को भेजता है इनको मारने के लेकर के, शाइस्ता खां को। ये शाइस्ता खां 1663 में आता है, 1663 में, और 1663 में शाइस्ता खां की भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसके मामा का भी हत्या कर दिया जाता है। इस तरह से शिवाजी का जो वर्चस्व है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये है आपका आदिल शाह, आप देख रहे हैं, जो बीजापुर शासक था। और ये बीजापुर शासक जिन्होंने अपने सूबेदार के रूप में अफजल खां को रखा था और अफजल खां को मारने के लिए भेजा था, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा और खुद मृत्यु के घाट उतर गया। ये अफजल खां ये है जहाँ की इसने अब मृत्यु के घाट 1663 में 1659 में अफजल खां की मृत्यु होती है। 1659 में अफजल खां की मृत्यु है कि अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब के मामा हैं, इनकी भी डेथ, इनको भी मार दिया जाता है जब अभियान होता है। तो शाइस्ता खां की मृत्यु कब हो जाती है, मैंने बताया कि 1663 में शाइस्ता खां की भी मृत्यु हो जाती है।
औरंगजेब की मामा, बोले ना औरंगजेब की मामा था शाइस्ता खान, और वही भेजा था मारने के लेकर के शिवाजी को, लेकिन खुद उल्टा पड़ गया और खुद मारे गया। जब शाइस्ता का मर गया तो उसके बाद 1664 में सूरत की लूट की जाती है। सूरत की लूट जो है इसके द्वारा छत्रपति शिवाजी के द्वारा सूरत की पहली लूट होती है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि सूरत की पहली लूट जो है ना छत्रपति शिवाजी के द्वारा कब की गई थी, तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा यही है औरंगजेब, आपको ध्यान रखना है। और इसी का जो मामा था जो शाइस्ता खां था वो उसकी डेथ मतलब शिवाजी के द्वारा हो जाता है। अब जब सूरत की जब लूट होती है तो औरंगजेब को ऐसा लगने लगता है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल में किया जाए, तो ये कछवाहा राजा जय सिंह को ये शिवाजी को संधि के लेकर के भेजता है। और जब भेजता है तो एक संधि होती है 1665 में, इसका नाम पुरंदर की संधि है, और ये एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए 1665 का डेट और पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था ये याद रखना है, जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जय सिंह जो है ना किसके नेतृत्व कर रहा था, तो औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि आपका हुआ था 1665 में और जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जब जय सिंह और शिवाजी के बीच में होता है तो उसके बाद जो है औरंगजेब कहाँ पहुँचता है, तो यही है जय सिंह, आपका भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं के बीच और शिवाजी के बीच जो है ना संधि होती है। अब उसके बाद जो है औरंगजेब पहुंच जाता है 1666 में पहुंच जाता है औरंगजेब के दरबार में, क्योंकि अब तो संधि हो गया तो लगभग बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन बराबरी के दर्जा मिलने के बजाय जब ये औरंगजेब स्टॉप करो 1666 में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी जाता है। जैसे ही शिवाजी जाता है वैसे ही उनको सम्मान एक दोस्त की तरह नहीं, संधिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक एज ए सर्वेंट के रूप में वैल्यू होती है, जिसके कारण औरंगजेब जो है शिवाजी गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसी समय 1666 में शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना करके काल कोठरी में डाल दिया जाता है, अर्थात जेल में बंद कर दिए जाते हैं। जेल में बंद करने के बाद अब ये वहीं पर आ रहा, लेकिन किसी तरीके से धोखे से, कहा जाता है, एक कहावत है भाई, उसने क्या किया था कि एक व्यक्ति के सहारे से उसने उस व्यक्ति का कपड़ा पहन करके और धोखे से जो है सामान वामान पहुंचाने के लेकर के भाग गया, मतलब वहाँ से निकल गया, और निकल करके फिर से वह सूरत लूटता है। 1970 में दोबारा सूरत की लूट होती है। तो पूछा जाता है कि शिवाजी के द्वारा दोबारा सूरत लूट कब की गई, तो 1970 में जो है शिवाजी के द्वारा सूरत लूट की कांड फिर से होता है। क्योंकि और यहाँ पे इस समय जो बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड होता है, बहुत ज़्यादा धन लूट लिए जाते हैं, जिससे कि औरंगजेब काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि औरंगजेब को ही क्षति पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 1670 में दोबारा सूरत की लूट की जाती है, और उसके बाद 1674 आता है, सूरत दोबारा लूट, ठीक है। और ये है आपका फिर से 1674 में राज्याभिषेक, अर्थात फिर दोबारा जो है अब राज्याभिषेक होता है इसका। और राज्याभिषेक 1674 में पूछा जाता है कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ कब हुआ, तो ये डेट पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है, मतलब ये वहाँ के सम्राट बनते हैं। 1674 में राज्याभिषेक होता है, और उसके बाद जो है ना फिर उसकी दूसरी शादी होती है सायरा बाई से, इस बात को ध्यान रखिएगा, सायरा बाई। तो सायरा बाई से यहाँ इनकी दूसरी शादी होती है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद जब 1674 में ये राजा सम्राट बन जाते हैं, तो फिर से 1678 में कर्नाटक अभियान होता है। 1678 में कर्नाटक अभियान होता है, और यहाँ पर भी जीत ये हासिल कर लेते हैं 1678 में। उसके बाद 1678 के बाद इसका अंतिम अभियान होता है 1600, जो जिंजी का किला है, जिंजी का किला का अभियान जो है, ये पूछा जाता है कि उनका अंतिम अभियान कौन था, तो जिंजी का किला का अभियान जो है ना लास्ट अभियान है, और ये 1678 के बाद जो है होता है, और 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1680 आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से डेट महत्वपूर्ण है मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ।
65 आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। उसके बाद है दोबारा जो 1670 में सूरत का लूट हुआ था, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले डेट है। उसके बाद 1674 आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला राज्याभिषेक का डेट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद है इनके पत्नी का नाम जो है साईबाई, ये पूछा जाता है पहली पत्नी के रूप में, और माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले। ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद 1680 के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ उससे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वहाँ के जो प्रशासन हुआ करता था, प्रशासन में 8 पद होते थे। उस 8 पद में अष्टप्रधान जिसको कहा जाता था, यह ध्यान रखिएगा कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में हुआ करता था। तो अष्टप्रधान आपको ध्यान रखना है कि किसके शासनकाल में हुए थे, तो अष्टप्रधान आपको शिवाजी के शासनकाल में थे। अब इन्हीं अष्टप्रधान में से मैं 8 पद का नाम लेकर के मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। 8 पद में सबसे पहला पद था पेशवा का पद, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेशवा का पद बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख पद था, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। याद रखिएगा कि पेशवा का अर्थ क्या होता था, तो पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। और दूसरा पद था आपका, दूसरा पद था 8 पद में से 8 यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये कर्नाटक अभियान का चित्र है। और उसके बाद जो है आपका पद का नाम आता है। तो पद के नाम में आपको मैंने बता दिया कि पहला पेशवा हो गया, पेशवा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। दूसरा अमात्य, अमात्य, ये अमात्य जो थे ये वित्त मंत्री थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। तीसरा होता था सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्री या विदेश मंत्री विभाग जो होता था वो सुमंत कहे जाते थे। उसके बाद चौथा जो था चिटनिस था, इस बात को ध्यान रखिएगा, चिटनिस। और चिटनिस का मतलब है पत्राचार विभाग को चिटनिस कहा जाता था। तो चिट्टे से आपको समझ में आ गया कि चिट्ठी, और चिट्ठी जो होता था वो पत्राचार विभाग हुआ करता था। और ये इससे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मराठा के शासनकाल में पेशवा क्या किसे कहा जाता था, अमात्य किसे कहा जाता था। तो अमात्य आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री जो होता है या अर्थ मंत्री होते थे, और सुमंत जो है विदेश मंत्री होते थे, वही चिटनिस पत्राचार विभाग होते थे। उसके बाद सेनापति हुआ करता था एक, और एक न्यायाधीश होता था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक पंडित राव होता था, पंडित राव आपका धर्म के कामकाज के, पंडित राव जो है धर्म काज को देखता था। और एक होता था वकिया नवीस, वकिया नवीस से कई बार पूछा गया है, वकिया नवीस, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वकिया नवीस का काम क्या था, तो वकिया नवीस का काम था गुप्तचर करना, मतलब गुप्तचर विभाग से ये संबंधित था। तो मैंने सारे पद बता दिए हैं और इतना से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अगले वीडियो में आपको पेशवा के बारे में बताएंगे। जैसे ही पेशवा के बारे में बताएंगे आपका मराठा साम्राज्य क्लियर रहेगा, हमेशा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, दिक्कत नहीं होगा।